हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज हमारे साथ है निसान की किक्स। दोस्तों ये है इसका CVT वेरिएंट और 4-5 दिन हो गए हैं इसे चलाते हुए और लगभग 400-500 किलोमीटर भी हो गए हैं। तो अब सही टाइम आ चुका है कि आपको इसका डिटेल ड्राइव एक्सपीरियंस बता दूं। बाकी दोस्तों इसके ऊपर मैंने कोई बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई हैं। उसका रीज़न है कि ऑलरेडी इस गाड़ी के ऊपर वॉक अराउंड वगैरह मेरे चैनल पर लाइव है। काफ़ी टाइम पहले मैंने डीलरशिप लेवल पर बनाया था और आज भी 2022 में गाड़ी में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, सिर्फ प्राइस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है। बाकी दोस्तों CVT ऑटोमेटिक मैं चला रहा हूँ, कभी मैनुअल चलाएंगे तो उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे सीधा ड्राइवर सीट पे। बाकी इस गाड़ी या फिर किसी भी और गाड़ी का अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे आके आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस ड्राइव को। सबसे पहले आप वाइब्रेशन देख सकते हैं, हालांकि ये NVH लेवल्स की अभी आगे चल के बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई खास वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर नहीं है। और स्टार्ट करते हैं इस ड्राइव को, बताते हैं आपको एक एक एस्पेक्ट जो मैंने एक्सपीरियंस किया लास्ट 5 दिनों में और 500 किलोमीटर में। दोस्तों ओवरऑल निसान किक्स कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ी है जो कि कम्पीट करती है काफ़ी फेमस Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस के साथ ही दोस्तों बात करें तो स्कोडा कुशाक, वॉक्सवैगन टाइगन भी इसी सेगमेंट में फॉल करती है और इसकी एक और कज़न दोस्तों रेनो की डस्टर भी इसी सेगमेंट के अंदर फॉल करती थी। हालांकि अब डिसकंटिन्यू कर दी गई है और किक्स में भी काफ़ी टाइम से अपडेट्स नहीं आए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। बट दोस्तों आज की डेट में भी ये गाड़ी मार्केट में अवेलेबल है और आप चाहें तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एक एक एस्पेक्ट आज मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या खास बातें हैं इस गाड़ी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं थोड़े अलग तरह से और बात करते हैं इस गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी की, क्योंकि ड्राइवेबिलिटी में ये गाड़ी आपको सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा अलग फील होने वाली है। सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ स्टीयरिंग की। तो दोस्तों ये स्टीयरिंग निसान की किसी भी गाड़ी से शेयर नहीं किया जाता है। आज की डेट में आपको सिर्फ मैग्नाइट और किक्स ही निसान के पोर्टफोलियो में दिखाई देगी और मैग्नाइट से अगर कंपेयर करूँ तो स्टीयरिंग एक तो पूरी तरह से डिफरेंटली डिज़ाइन किया गया। इवन मैग्नाइट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है और ये है एक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग जो कि SUV की एक पहचान होती है और कहीं ना कहीं जो SUV एंथुजियास्ट होते हैं उन्हें डेफिनेटली मज़ा आएगा इस स्टीयरिंग को यूज़ करने में डेली लाइफ में। बाकी दोस्तों अगर आपका सिटी ट्रैवल ज़्यादा रहता है तो ये स्टीयरिंग आपको डेफिनेटली थोड़ा सा टाइट ज़रूर फील होने वाला है, अदरवाइज़ आपको कोई इशू नहीं लगेगा। दोस्तों अगर आप पार्किंग में टाइट पार्किंग स्पेसेस में इस गाड़ी को लगाएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली स्टीयरिंग थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, बट रेगुलर यूसेज में ये आपको परेशान नहीं होने देगा और आपको डेफिनेटली आदत पड़ जाएगी इस स्टीयरिंग की। उसके बाद चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया मैं ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्लच से रिलेटेड तो कोई इशू आएगा नहीं। अब बात कर लेते हैं अपने इंजन की। तो दोस्तों इसके अंदर आता है 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि काफ़ी अच्छी पावर आउटपुट निकालता है और इस सेगमेंट में अगर आपको बताऊँ तो मेरे ख्याल मैक्सिमम पावर आउटपुट आपको यही इंजन प्रोवाइड कराता है जो है 154 bhp और 254 Nm का टॉर्क। अब दोस्तों इतनी पावर और इतनी अंडररेटेड कार, इसका क्या रीज़न है ये भी आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। बट ओवरऑल ऑन पेपर पावर तो मैंने आपको बता दी। रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करें तो कैसा है ये इंजन और ये ट्रांसमिशन, क्योंकि दोस्तों इंजन और ट्रांसमिशन की पेयरिंग ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको एक्चुअल पता लगता है आपकी गाड़ी की पावर का। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर पेयरिंग ठीक ठाक करी गई है। हालांकि अगर आप एक रियल एंथुजियास्ट हैं तो ये ऑटोमेटिक जो CVTs होते हैं उनका नेचर नहीं होता है आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराना, वहाँ पे काम आता है डुअल क्लच ऑटोमेटिक्स का। तो यहाँ पे आप अगर मैनुअल प्रेफर करेंगे एज एन एंथुजियास्ट तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इस इंजन के साथ भी और इस गाड़ी के साथ भी। बट ओवरऑल CVT डेली सिटी ड्राइव के लिए एक ठीक ठाक गाड़ी रहने वाली है। मार्केट में और कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं जो इससे बेटर ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस आपको दे देते हैं, बट मैनुअल में जहाँ बात आती है इस गाड़ी की तो वहाँ पे इस गाड़ी का कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है अगर बात करें ड्राइविंग डायनामिक्स की, इंजन पावर की। चलिए इंजन की बात हो गई है, स्टीयरिंग की बात हो गई है और क्लच की बात मैंने आपको बता दी है। अब ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो ट्रांसमिशन है CVT ऑटोमेटिक, ये बेसिकली इनफाइनाइट गियर रेशियोज़ के साथ आते हैं CVTs और CVT में आपको गियर शिफ्ट तो फील नहीं होगा, बट दोस्तों जहाँ बात आती है फन टू ड्राइव नेचर की तो वहाँ पे आपको ये गाड़ी थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो RPM एकदम ड्रॉप हो चुके हैं रेड लाइट पे, तो ऑटो ऑन ऑफ का फीचर भी इसमें आता है फ्यूल सेविंग के लिए। बाकी दोस्तों इसके माइलेज एस्पेक्ट की अगर आपको बताऊँ
तो इसकी कंपनी क्लेम्ड माइलेज अराउंड 15 के आसपास कहीं है। और CVTs दोस्तों जनरली माइलेज के हिसाब से भी ट्यून नहीं होते। तो आप देखेंगे CVTs के अंदर सिर्फ आपको कंफर्ट देखने को मिलता है, ना ही उनमें माइलेज की प्रोबेबिलिटी है और ना ही परफॉर्मेंस की प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा अगर आप इस गाड़ी को कंसिडर कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के अंदर ना ही आपको उस लेवल की परफॉर्मेंस मिलेगी जो इसका इंजन देने के केपेबल है, और ना ही उस लेवल की माइलेज मिलेगी जो आप शायद सोच रहे होंगे कि इस सेगमेंट की गाड़ी दे पाए। दोस्तों पेट्रोल इंजन है और SUVs जनरली डीजल इंजन ऑप्शन में ज़्यादा प्रेफर करी जाती हैं। इस गाड़ी में भी डीजल इंजन ऑप्शन आता था, बट BS6 के बाद अब फाइनली ये गाड़ी भी सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ रह गई है। 2 ऑप्शन है, एक 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा है आपका 1.3 लीटर टर्बो इंजन जो मैं अभी चला रहा हूँ। अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी देख रहे हैं तो दोस्तों सिर्फ 1.3 इंजन के साथ आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, 1.5 में कोई ऑटोमेटिक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों माइलेज की अगर आपको एक फिगर्स देना चाहूँ जिससे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियल लाइफ में कैसा कुछ रहता है रिस्पॉन्स। माइलेज टेस्ट तो इसका नहीं बना पाया हूँ ड्यू टू सम रीज़न। तो दोस्तों आप इससे कहीं ना कहीं अराउंड 8 to 12 की माइलेज शेल आउट कर सकते हैं। वो भी आपकी ड्राइवेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं है कि 8 की माइलेज भी आप निकाल ही लेंगे या फिर 12 निकालना एक ईजी काम है। दोस्तों यहाँ पे मेन कमी जो आ जाती है वो आती है CVT गियरबॉक्स की। और निसान क्योंकि एक जापानीज़ ब्रांड है तो ज़्यादातर ये लोग अपने CVTs पे ही काम करते हैं और CVTs पे ही इनका फोकस रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे एंगल से दूसरी चीज़ों की। ड्राइवेबिलिटी के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो दोस्तों अब अपने टिपिकल वे में आ जाते हैं वापस, जिस तरीके से हम हर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अर्गोनॉमिक्स की। तो अर्गोनॉमिकली आप देखेंगे यहाँ पे एक टच स्क्रीन सिस्टम लगाया गया और एक काफ़ी अच्छी बात जो कि आजकल की गाड़ियाँ फॉलो नहीं कर रही हैं, बट क्योंकि ये काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं करी गई है तो इसके अंदर ये कमी नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे सभी तरह के मैनुअल कंट्रोल्स दिए गए हैं, इवन वॉल्यूम के लिए नॉब्स दी गई। तो दोस्तों यहाँ पे टच बेस्ड सिस्टम ना होना मेरे को इसका बहुत बड़ा प्रो लग रहा है। उसके अलावा लॉक अनलॉक के बटन यहाँ पे, हजार्ड लैंप स्विच यहाँ पे। हालांकि ये ऑटो AC के कंट्रोल्स आपको थोड़े से डिफरेंट देखने को मिलेंगे, बट AC रिस्पांस दोस्तों काफ़ी अच्छा है। आप जानते हैं 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम दिल्ली NCR में, और उतने टेम्परेचर में भी इस गाड़ी ने मेरे को AC से रिलेटेड बिल्कुल परेशान नहीं होने दिया। यहाँ पे एक पावर सॉकेट, USB सॉकेट और स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया और कुछ इस तरीके का आपका गियर नॉब आ रहा है, आप देख सकते हैं। हालांकि ये जो सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया इसमें स्टोरेज ऑप्शन नहीं है, जो एक थोड़ी सी कमी लगी मेरे को। उसके अलावा आ जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अर्गोनॉमिक इशू मैं इसे डेफिनेटली बोल सकता हूँ। इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स थोड़े से डिफरेंट तरीके से, जैसे ये जो प्लस माइनस बटन आप देख रहे हैं ये दिए गए हैं क्रूज़ कंट्रोल से, जबकि क्रूज़ कंट्रोल ऑन होता है आपके राइट साइड में AC की तरफ से। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में इसमें आपको हेडलाइट कंट्रोल्स और राइट साइड में दिया गया है वाइपर कंट्रोल्स। वाइपर की थ्रो काफ़ी अच्छी है और वाइपर अपना काम काफ़ी अच्छे से कर लेता है। उसके अलावा रीडेबिलिटी की अगर बात करूँ तो दोस्तों स्पीडोमीटर थोड़ा सा पुराने डिज़ाइन का तो आपको ज़रूर लगेगा, बट प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से स्पीडोमीटर काफ़ी अच्छा रखा गया। चलिए उसके अलावा बात करते हैं तो ड्राइवर डोर पे आपको ORVM कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे और पावर विंडो कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको लेके आते हैं तो राइट साइड पे आपको देखने को मिलेगा कुछ ऑड पोजीशन में क्रूज़ कंट्रोल रिलेटेड बटन्स और स्पीड लिमिटर रिलेटेड बटन्स। तो दोस्तों ये पोजीशन थोड़ी सी ऑड लगी मुझे, अदरवाइज सभी चीज़ें ठीक ठाक। बात करते हैं विजिबिलिटी की। तो दोस्तों कॉम्पैक्ट SUV बोल लें आप इसे, चाहे क्रॉसओवर बोल लें, दोनों ही बातें गलत नहीं रहने वाली। हालांकि डायमेंशंस काफ़ी अच्छी हैं गाड़ी की और इवन 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर दी गई है, तो उस हिसाब से आपको कमी तो नहीं लगेगी यहाँ पे। बट आप इसे अगर SUV के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको बता दूं, आपको बोनट विजिबिलिटी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी कम देखने को मिलने वाली है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो सीट एडजस्टमेंट वगैरह प्रॉपर दी गई है, उसमें कमी नहीं है। हालांकि सभी चीज़ें मैनुअल है, बट दोस्तों अगर इसके कॉम्पिटिटर्स से इसका प्राइस कंपेयर किया जाए तो प्राइस में भी कहीं ना कहीं 4 से 5 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है टॉप मॉडल के अंदर। तो वो चीज़ भी कंसिडर करते हुए कम फीचर्स का होना मैं इसका कौन नहीं मानूँ। बाकी दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये इसका टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, क्योंकि XV CVT मीडिया में अवेलेबल था, तो इसी का रिव्यू आपको इस टाइम दे रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पे जितने भी प्लास्टिक लगाए गए हैं सभी चीज़ें हार्ड है। हालांकि टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पे लेदर का टच आता है ब्राउन कलर में, काफ़ी अच्छा लगता है।
बट ओवरऑल मिड वेरिएंट के हिसाब से काफ़ी वेल लोडेड यहाँ पे सभी सेटअप रखा गया। चलिए विजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो आप ORVM देखेंगे तो ORVM का साइज़ तो आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, बट वहाँ पे कॉन्वेक्स ग्लास का यूज़ किया गया जिससे आपको और बेहतर विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपको क्वार्टर ग्लास भी दे दिया गया, और ए पिलर तो डेफिनेटली सभी गाड़ियों में थोड़ा सा ब्रॉड होता है, तो विजिबिलिटी एस्पेक्ट में वो ठीक ठाक काम कर लेता है। IRVM की अगर बात करूँ तो दोस्तों ये मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आ रहा है, बट अपना काम ये भी डेफिनेटली निभाया जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई विजिबिलिटी की। अब बात करते हैं कंफर्ट की। तो सीट फैब्रिक आप देख सकते हैं दोस्तों, मिड वेरिएंट में कोई लेदर सीट्स वगैरह का ऑप्शन नहीं है। फैब्रिक सीट्स काफ़ी असिस्ट करती हैं ऐसी गर्मी में, क्योंकि लेदर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगाता है, तो ये चीज़ अच्छी लगी। बट ये चीज़ वेरिएंट टू वेरिएंट वेरी करेगी, तो इस चीज़ की बात ज़्यादा डिटेल में नहीं करना चाहूँगा। बात करते हैं अंडर थाई सपोर्ट की। तो दोस्तों ड्राइवर साइड पे भी मेरे को अंडर थाई सपोर्ट थोड़ी सी कम देखने को मिली। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो सीट्स की कुशनिंग वगैरह ठीक ठाक है, बस यहाँ पे मेजर कमी मेरे को अंडर थाई सपोर्ट की ही देखने को मिल रही है। उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों NVH लेवल्स। अब 1300 सीसी का एक इंजन है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, वो भी एक CVT के साथ पेयर्ड है, तो NVH लेवल्स की बात आपको बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों नॉइज़ आपको कहीं ना कहीं कन्वर्ट होती है, क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस के हिसाब से इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो उतनी परफॉर्मेंस ये गाड़ी आपको इस ट्रांसमिशन की वजह से नहीं दे पाती है। RPMs राइज होते हैं, गाड़ी शोर मचाती है, बट पावर ऑन पेपर तो मिल जाती है, ऑन रोड आपको नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे नॉइज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एक माइल्ड ड्राइवर हैं तो फिर आपको इस गाड़ी की नॉइज़ कोई परेशान नहीं करेगी, बट अगर एंथुजियास्टिकली आप कभी भी इस गाड़ी को चलाएंगे तो डेफिनेटली ये आपको इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन बता देगा कि ये गाड़ी उतने एंथुजियास्टिकली ड्राइव करने के लिए नहीं है। बाकी दोस्तों ब्रेकिंग की बात करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी और कहीं भी कैसे भी रुक जाता है, तो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स इसकी पावर से भी ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ मेरे को एक बहुत बड़ा प्रो लगी इस गाड़ी का। चलिए अब टर्न लेते हैं और आपको थोड़ा सा पिकअप दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे नॉइज़ एस्पेक्ट में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नॉइज़ कितनी आती है गाड़ी में, और RPMs भी आपको नोट करके बता दूंगा कि कितने RPM तक मैं गाड़ी लेके गया। तो दोस्तों 4000 RPM, 5000 RPM, 5500 पे गियर शिफ्ट हो गया, और यही वो नॉइज़ है जिसकी मैं बात कर रहा था। दोस्तों पावर ठीक ठाक ले लेती है, बट अगर आप इसे इसी गाड़ी के मैनुअल से कंपेयर करें तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि पावर में यहाँ पे लैग है और पावर थोड़ी सी लूज भी हो रही है। उसके अलावा दोस्तों अगर वाइब्रेशन की बात करूँ तो वाइब्रेशन इस इंजन में कोई खास नहीं है, और जो थोड़ी बहुत है भी वो आपको परेशान नहीं करने वाली है। रिफाइनमेंट के मामले में इंजन काफ़ी अच्छा है। हार्शनेस की अगर बात करें तो हार्शनेस जनरली डीजल इंजन्स का पार्ट होता है, और इस इंजन के अंदर तो आपको ऐसा हार्शनेस का भी कोई एस्पेक्ट देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल अगर सम अप करूँ तो इसकी इंजन नॉइज़ भी जो है वो एक स्पोर्टियर नोट पे है। हालांकि परफॉर्मेंस आपको कितनी पसंद आती है ये आप पे वेरी करता है। चलिए दोस्तों, अब गाड़ी को ले लिया मैंने हॉल्ट पे, और रिवर्स कैमरा आपको दिखा देता हूँ। तो क्वालिटी ठीक ठाक है अभी, हालांकि कैमरा थोड़ा गंदा हो रहा है, बट ओवरऑल और बेहतर इसे किया जा सकता था। चलिए अब जो लास्ट 2-3 पॉइंट रह गए हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो करनी है मेरे को वो है इस गाड़ी की हाई स्पीड स्टेबिलिटी की। तो दोस्तों हाई स्पीड स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा हाथ आता है एक गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स का, कैसे उसे बैलेंस किया गया है, किस तरह से उसे ट्यून किया गया, ये सभी चीज़ें एक मेजर रोल प्ले करती हैं। दोस्तों पिकअप वगैरह ठीक ठाक ले लेती है गाड़ी, उतना बुरा नहीं है बट उतना अच्छा भी नहीं है जिस हिसाब से ये इंजन है। बट अगर बात करी जाए स्टेबिलिटी की तो मैं आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी और बॉडी रोल के बारे में थोड़ा सा हाई स्पीड में ले जाके ही बताता हूँ, तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 60-70 की स्पीड पे मैं आ चुका हूँ, और दोस्तों यहाँ तक की स्पीड पे तो ये ठीक है। मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया है लगभग 120 की स्पीड तक, और उससे ज़्यादा की स्पीड्स इंडियन रोड्स पे तो रिकमेंडेड भी नहीं रहती है। बट हाई स्पीड स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात आती है तो गाड़ी आपकी पूरी तरह से कंट्रोल में रहती है। स्टीयरिंग आपको कॉन्फिडेंस देता है क्योंकि हाइड्रोलिक है, और ओवरऑल सस्पेंशन की ट्यूनिंग भी हल्की सी स्टिफर साइड पे रखी गई है, जिससे आपको हाई स्पीड में इस गाड़ी को चलाने में कहीं भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता। प्लस मैंने आपको क्वालिटी का पॉइंट बताया था, तो हल्की फुल्की रैटलिंग नॉइज़ मेरे को ज़रूर आ रही है इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी अभी चली है लगभग 11,000 किलोमीटर, जिसमें से 10,500 पे ये मेरे पास आई थी, और तब भी ये रैटलिंग नॉइज़ इसमें अवेलेबल थी। तो रैटलिंग तो डेफिनेटली
हो सकता है सॉर्ट हो जाए अगली सर्विस के अंदर, बाकी उससे अलग कोई इशू यहाँ पे नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉडी रोल की। तो दोस्तों गाड़ी की हाइट अच्छी है, डायमेंशंस अच्छी हैं, तो डेफिनेटली बॉडी रोल है, बट वेल कंटेन्ड है। प्लस ओवरऑल बॉडी रोल में भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है आपके सस्पेंशन सेटअप का, तो वहाँ पे जो स्टिफनिंग करी गई है हल्की सी, दोस्तों सेल्टोस जितना स्टिफ भी नहीं है, बट क्रेटा जितना कंफर्टेबल भी नहीं है। तो यहाँ पे एक मिडल बैलेंस बनाया गया जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद आया। हालांकि टायर्स और इम्प्रूव किए जा सकते थे, टायर नॉइज़ केबिन में ज़रूर कन्वर्ट हो जाती है। उसके अलावा बॉडी रोल की मैं जहाँ तक बात करूँ तो दोस्तों वेल कंटेन्ड है और आपको कहीं भी परेशान नहीं होने देगी ये गाड़ी एज़ फार एज बॉडी रोल इज़ कंसर्न। अब बात करते हैं फाइनली सस्पेंशन सेटअप की। तो दोस्तों 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एक SUV के स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी ही मैं बोलूँगा, और यहाँ पे आपको कोई कमी नहीं लगेगी इस गाड़ी में। उससे अलग अगर बात करी जाए तो दोस्तों बैलेंस आउट जो किया गया है सस्पेंशन को, स्टिफर साइड पे है हल्के से, बट आपको कंफर्ट में भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स ये दे जाते हैं। तो ओवरऑल ट्यूनिंग सस्पेंशन की तो काफ़ी अच्छी करी गई है। और इन ब्रेक्स की मैं बार बार तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि इंडियन रोड्स पे आपको पावर से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ब्रेक्स की, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग डायनामिक्स से ज़्यादा लोगों के डायनामिक्स समझना मुश्किल हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।